हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड रिसोर्सेज के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने कवर कर लिया था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी। जो रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में जाना, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पॉल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट है और भी हमने बहुत सारी चीज़ें चैप्टर 1 में डिस्कस कर ली थी। अब हमको लैंड रिसोर्सेज के बारे में जानना है। तो रिसोर्सेज तो हमको पता है, ऐसी कोई भी चीज़ें, ठीक है, ऐसी कोई भी सुविधा जो हमको मिलती है नेचर से उसको हम रिसोर्सेस बोलते हैं। तो उसमें हमको लैंड रिसोर्स के बारे में जानना है यहाँ पे। तो लैंड होता क्या है? ज़मीन, ठीक है। ज़मीन में हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, अपने घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनती है। तो हर चीज़ के लिए हम निर्भर हैं ज़मीन पे, लैंड पे। जो समतल जो एरिया है अर्थ का उसे हम लैंड कहते हैं। तो ये हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हमको देखना है कि लैंड को हम एज अ रिसोर्स कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। अमंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। वी यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, rearing, mining, industry, transport, habitation, etc. Who owns the land? It is being used judicially and sustainably. Is being properly conserved or being degraded? These are the questions we need to think about and understand. तो नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड, अगर लैंड की हम बात करें तो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो लैंड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ में आता है? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करने के लिए। लाइव स्टॉक मतलब गाय को हम पालते हैं, बैल को पालते हैं, जो भी हम जानवर पालते हैं उसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। माइनिंग मतलब क्या होता है? ओर्स निकाल के उसको मेटल्स में क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं लैंड में। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। रोड्स बनते हैं, रोड्स में हम जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स में हम ट्रेन के विया जाते हैं। और हैबिटेशन मतलब हम अपने रहने के लिए, अपने घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो लैंड का ओनर कौन है? कौन ओन करता है लैंड को? अगर हम इसको अच्छे से जुडिशली मतलब सोच समझ के यूज़ नहीं करेंगे, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ऐसे तरीके से यूज़ करना जिससे उसको नुकसान ना पहुँचे। तो लैंड रिसोर्स को नुकसान ना पहुँचे और ये प्रॉपरली क्या है, कंजर्व हो रहा है क्या? हम लैंड को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं क्या? यस। हम जब कोई भी पोल्यूटेंट्स है जो हम जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, हम कचरा जो है हमारा मतलब आपने देखा होगा जो एक एरिया है, सिटी है, उसका कचरा जो है एक लैंडफिल्स होता है, वहां जाके डंप कर दिया जाता है। तो इससे क्या हो जा रहा है? लैंड क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पहले चैप्टर में भी हमने थोड़ा बहुत देखा। तो देखिए, जब भी लैंड डिग्रेड होने का बहुत बड़ा रीज़न भी है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी यूज़ हो रहे हैं लैंड में। इससे भी लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है। फिर हमने लैंडफिल्स के बारे में, जो हम कचरा डंप करते हैं उसके बारे में बात कर ली। और हम लैंड्स को कैसे कैसे क्या क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो लैंड यूज इन इंडिया, तो इंडिया में कैसे यूज होता है? तो एवरी कंट्री और प्रोविंस यूजेस इट्स लैंड इन डिफरेंट वेज। सम लैंड इज फार्म, सम इज यूज्ड टू बिल्ड अर्बन हैबिटेशन, सम इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड सम आर यूज्ड टू सम इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो हर एक कंट्री, हर एक प्रोविंस, हर एक जगह का लैंड को यूज़ करने का डिफरेंट मेथड्स होता है, टेक्निक्स होता है। तो हमारे कंट्री में कैसे है? कुछ लैंड जो है वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, कुछ लैंड जो है वहाँ बिल्डिंग्स बने हुए हैं, अर्बन हैबिटेशन मतलब सिटीज़ वगैरह हैं, और कुछ में हमने इंडस्ट्रीज सेटअप करके रखी है, और कुछ जो लैंड है वो फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं। तो लैंड यूज इज द वे द पीपल ऑफ अ कंट्री और प्रोविंस यूज दिस लैंड। तो लैंड यूज कीप्स चेंजिंग विद टाइम। तो लैंड यूज एक तरीका है जिसे कंट्री जो वहाँ के लोग हैं कंट्री में और प्रोविंस में रहने हो कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको हम लैंड यूज़ बोलते हैं। तो लैंड यूज़ क्या है? धीरे धीरे समय के साथ क्या है, चेंज होते जाता है। तो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया क्या है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का अगर हम मैप देखेंगे तो उसमें जो एरिया कैलकुलेट किया गया है वो कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 93% ऑफ द लैंड हैज बीन सर्वेड फॉर लैंड यूज। तो लैंड यूज को अगर हम देखें तो 93% ही सर्वे किया गया है, बाकी को सर्वे हम नहीं कर पाए हैं। तो डायग्राम्स है, एक्सप्लेन कर रहा है लैंड यूज पूरे कंट्री में और जो चेंजेस हैं इंडिपेंडेंस के बाद में उसका। तो लैंड यूज जो 1950-51 में था तो एग्रीकल्चर 42% था,
ऑर्चर्ड्स मतलब जो बगीचे होते हैं, जो फल के बगीचे होते हैं, उसे कहा जाता है। फॉरेस्ट कवर 14% है। पास्टर्स, पास्टर जो खाली लैंड होता है जहाँ पे घास होती है, जहाँ पे गाय है या फिर जो भी लाइव स्टॉक है उसको चराने का काम किया जाता है। बैरन मतलब बंजर जमीन या उसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। फैलो मतलब भी वही खाली, और बंजर जमीन मतलब जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो खेती के भी अकॉर्डिंग सही नहीं है, किसी चीज के भी अकॉर्डिंग सही नहीं है। फैलो मतलब जो खाली है। और नॉन एग्रीकल्चर कितना है, 4% है। फिर हम अगर लैंड यूज इन 2010-11 की बात करें तो ये 42 से 46 हो गया है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड है 4% से 9% हो गया है। फैलो 10 से 8% हो गया। बैरन 21 से 10% हो गया। पास्चर्स 3% हुआ। और फॉरेस्ट कवर कितने हो गए, 23% और ऑर्चर्ड 1%। तो इस तरीके का लैंड यूज हमारी कंट्री में हो रहा है। कब, 1950 से हमने 2010 तक हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो अब हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो लैंड विद अबंडेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ फ्यूल, वुड, टिम्बर, रूट्स, ट्यूबर्स, वाइल्ड फ्रूट्स, मेडिसिन, फ्लॉडर एक्सेट्रा। तो लैंड जिसमें बहुत ज्यादा वेजिटेशन होता है, और फॉरेस्ट होता है क्या है, जो अपने से मतलब वहां पे जाके कोई भी ह्यूमंस है वो पौधे नहीं लगाते, पेड़ों के सैपलिंग्स नहीं लगाते, वो अपने से उगा है, अपने से मतलब वो बढ़ रहा है। और एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन होता है। तो फॉरेस्ट से हमको क्या क्या मिलता है, फ्यूलवुड। फ्यूलवुड मतलब जो फ्यूलवुड क्या होता है, फ्यूलवुड मतलब जो हम लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं, जिसे खाना बनाने के लिए यूज होता है या कुछ जलाने के लिए, उसे फ्यूलवुड कहा जाता है। टिम्बर, बड़े बड़े लकड़ी के जो लॉग ऑफ वुड्स हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी जो लकड़ियां हैं जिसे काटे जाते हैं और जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, उसे टिम्बर कहा जाता है। हमें बहुत सारे रूट्स और ट्यूबर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं वहां से, मेडिसिन, फॉडर, बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। और लास्ट 60 ईयर्स में इंडिया फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज फ्रॉम 14 to 23%, but this increase continued up to 70-71. Since then the area under the forest has remained more or less constant. तो आज़ादी के 60 साल में, ठीक है, लास्ट 60 साल में हम देखते हैं, लास्ट 60 ईयर्स में क्या है, इंडिया का जो फॉरेस्ट लैंड है वो 14 से 23, 14% था पहले, उसे 23 किया गया है। और ये जो इंक्रीज है वो 70-71 तक उसको बढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद वो कांस्टेंट है, उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। तो हम जब फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं तो वी नीड टू रिमेंबर द टर्म्स रिफर टू लैंड दैट शुड बी यूज्ड एज फॉरेस्ट, बट दिस डजंट मीन दैट ऑल द लैंड हैज स्टैंडिंग फॉरेस्ट। तो अगर हम फॉरेस्ट लैंड के बारे में बात करें तो हमको ये जानना पड़ता है, ये सोच के रखना है कि जो लैंड है, ठीक है, उसको फॉरेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये जो लैंड है इसमें जरूरी नहीं कि स्टैंडिंग फॉरेस्ट हो, मतलब बड़े बड़े पेड़ हो। एग्जाम्पल 2010 में फॉरेस्ट लैंड टोटल 23% लैंड, बट द लैंड एक्चुअली अंडर फॉरेस्ट कवर वाज 19.5%। तो यहाँ पे 2010 में जो फॉरेस्ट लैंड है वो 23% था, ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल फॉरेस्ट कवर को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 19% था। तो गवर्नमेंट अंडर के टेक ए फॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड डज नॉट हैव स्टैंडिंग फॉरेस्ट एज प्रेजेंट। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान करके रखा है कि हम इतना परसेंट जो है 23% जो है फॉरेस्ट लैंड में के अंदर रखेंगे, लेकिन ये अभी जो है वो सही नहीं, मतलब अभी सही में नहीं हुआ है, मतलब एफॉरेस्टेशन चल रहा है। एफॉरेस्टेशन मतलब फिर से फॉरेस्ट को उगाना। अब जो है नेशनल फॉरेस्ट, तो देखिए ब्रिटिशर्स के समय में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट काटे गए थे, बहुत सारे एरिया को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने के लिए काटा गया था। तो अब जो है उसको रिस्टोर किया जा रहा है, मतलब खुद से फॉरेस्ट के लिए पेड़ वगैरह लगाना, इसे क्या कहा जाता है, एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो ये जो एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है ये अभी चल रहा है। तो 19% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, 23 हम इसको कवर करेंगे। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ which produce like timber, but the value of forest is much more than the produce they provide. तो फॉरेस्ट से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया, फ्यूलवुड हो गया, जो हमने पहले देखा। लेकिन जो फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, हमने साइंस में पढ़ा है, और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो है प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है, उस स्टार्च बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसमें जो है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड
ऑब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं. दिस प्रोसेस हेल्प्स अस टू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट ऑल्सो रिप्लेनिश द ऑक्सीजन कंटेंट दैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल रेस्पिरेशन. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें कार्बन कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है, मेंटेन होकर चलता है. और ऑक्सीजन कंटेंट जो है, ठीक है, जो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमको, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए. रेस्पिरेशन मतलब हम सांस लेते हैं, और हम ह्यूमंस क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो प्लांट यूज करते हैं. तो इससे ये जो साइकिल को मेंटेन करने के लिए जो ह्यूमन और एनिमल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स की भी संख्या अच्छे से जाता रहे. A stable oxygen carbon dioxide balance help to stabilize atmospheric temperature. That's why forests are so important for our survival. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है, ये बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी वो करने के लिए. तो आप लोग को ओजोन लेयर के बारे में पता होगा, और ये भी पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या क्या यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. तो अगर ये इम्बैलेंस्ड होगा तो हमारी जो अर्थ है वहाँ पे हीट कंटेंट भी ज़्यादा होगा, अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो फॉरेस्ट जो है, forest also help us to conserve water resource and are habitat of land wildlife. Loss of forest endanger our air, water resource, plants and animals. तो फॉरेस्ट जो है वो एक वाटर कंजर्व करने का भी काम करते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व करने का काम करते हैं. तो और जो है एक हैबिटेट है, घर है वाइल्ड लाइफ का. जो जंगली जानवर है वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनका वो घर है. और इनका लॉस होने से, मतलब फॉरेस्ट का लॉस होने से जंगली जानवर जो उनके घर छूट जाएंगे, एयर जो है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, वाटर रिसोर्स में इम्बैलेंस हो जाएगा, और प्लांट्स और एनिमल को भी लॉस होगा. इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. तो एटलीस्ट 33% ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर टू इंश्योर environmental stability. But in 1987, only 19.49% of India's land was under forest. After intensive effort, the total acreage of forest land increased to 21% in 2013. तो एक कंट्री, एक सस्टेनेबल कंट्री होने के लिए, एक अच्छी कंट्री होने के लिए जहाँ पे सब चीज़ बैलेंस हो, तो क्या होना चाहिए, 33% जो है वो कंट्री का वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए. ये इंश्योर करता है कि हाँ एनवायरमेंट यहाँ पे सस्टेनेबल है. तो 1987 में, ठीक है, 1987 में 19.49% जो है इंडिया का पूरा जो लैंड है उसमें 19.49% जो है वो फॉरेस्ट के अंदर था. और इंटेंसिव इफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, तो टोटल जो लैंड कवर है वो 21.23% हुआ 2013 में. तो फॉरेस्ट कवर जो है वेरी करता है स्टेट से स्टेट, और हर स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है वो अलग अलग है. तो छत्तीसगढ़ इज अमंग द स्टेट विथ हाई फॉरेस्ट कवर. तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो 41.75% ऑफ इट्स एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर. ठीक है, तो कितना एरिया है, 41.7% हमारे जो स्टेट का जो एरिया है वो कितना है, फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट कवर के अंदर है. और इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें, इसके विपरीत में देखें, तो उत्तर प्रदेश का सिर्फ 5.7% फॉरेस्ट कवर में है, और उड़ीसा का 31.6% जो है फॉरेस्ट में है. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर रेंजिंग फ्रॉम 70 to 83%. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे कितना है, 70 to 83% जो एरिया है वो किससे है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है. तो ऑर्चर्ड्स क्या होता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड लैंड कवर्ड बाय फ्रूट बेयरिंग ट्रीज. तो जैसे कि मैंने बताया बाग बगीचा, ठीक है, हम बगीचा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में. तो ये जो बगीचा है ये क्या होता है, ऐसे पेड़ों का पेड़ होते हैं वहाँ पे जहाँ पे फ्रूट बेयरिंग, जहाँ ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिसपे फल लगते हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, गुआवा का पेड़ हो गया, या संतरे का पेड़ हो गया. तो ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है. तो 60 ईयर्स में, ओवर लास्ट 60 ईयर्स में orchards have been steadily cleared to make a way for agricultural land. Thus land under orchards decreased from 7 to 1% during this period. तो 60 साल में जो orchards है, जो बगीचे हैं, उनमें बहुत कमी आई है. क्यों, क्योंकि लैंड्स जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज करने के लिए ज़्यादा लोग प्रेरित हो रहे हैं. तो लैंड्स जो है ऑर्चर्ड्स का 71% हो गया. तो अब उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड के बारे में देखना है. अ लार्ज शेयर ऑफ अवर कंट्रीज लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर. द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अस विद फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. तो हमारी कंट्री का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, ठीक है, हमने
यहाँ पे देखा भी था 42, फिर यहाँ पे 46। सो लार्ज एरिया जो है अप्रोक्स हाफ ऑफ द एरिया जो है वो किस में कवर्ड है, एग्रीकल्चर में। तो मेजोरिटी ऑफ द जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और ये जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है इससे हमको भी क्या मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं खाने के लिए, और रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में कॉटन की भी खेती होती है, तो कॉटन किसका रॉ मटेरियल है, कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। वैसे ही अगर मैदा की बात करें तो वो गेहूं से बनता है, उसको प्रोसेस करके। तो ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमको एग्रीकल्चर से मिलते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। तो इन 1950-51 में हमने देखा 42% जो है वो एग्रीकल्चर लैंड था, और आज की डेट में 46% है। द एरिया अंडर एग्रीकल्चर हैज बिकम मोर और लेस स्टेबल ड्यूरिंग 1970। तो उतना ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं आया है। और एग्रीकल्चर में एक्सपांसन ऑफ इरिगेशन और इरिगेशन फैसिलिटी के बढ़ने के बाद से, सिंचाई की व्यवस्था बढ़ने के बाद से 2 and 3 and sometimes 3 crops are cultivated on the same land, but only 38.7% of our agricultural land is irrigated and can be multi-crop। तो अगर हम सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो सिंचाई व्यवस्था जो है 38.7% जो लैंड है वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था मिलती है, रहती है, और वहाँ पे मल्टीपल क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं। तो साल में 2 या 3 क्रॉप्स पे उगाया जाता है, जो भी जिस तरीके की लैंड क्वालिटी है और जो भी सिंचाई व्यवस्था अवेलेबल है उसके हिसाब से। उसके बाद है नॉन एग्रीकल्चर लैंड। तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, जहाँ पे कुछ खेती बाड़ी नहीं होती है। तो दिस इंक्लूड ऑल द लैंड दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। इट इंक्लूड्स स्नो कैप माउंटेन, सैंड ड्यून्स, हाउसेस, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवे, मार्केट, प्लेग्राउंड, डैम्स एक्सेट्रा। तो ऐसे लैंड जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते, और जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, उसके लिए तो हम कोई यूज़ नहीं करने वाले। जहाँ पे सैंड रेगिस्तान वाला एरिया है, जैसे कि राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स मतलब रेत के छोटे छोटे पहाड़ टाइप के हैं, छोटे छोटे ऐसे लहरे टाइप की छोटे छोटे बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी इसको पढ़ा है। तो सैंड ड्यून्स के बारे में, सैंड ड्यून्स हो गया। फिर हम घर बनाने के लिए, शॉप्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, रोड्स, रेलवेज, प्लेग्राउंड, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे अपने जरिए के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज द लैंड यूज अंडर द कैटेगरी फ्रॉम 4% to 9%. Today there is a growing demand for acquire like agricultural land for industrialization and urban development. तो ये जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, इसका जो वैल्यू है वो 4 से 9% बढ़ा है, क्योंकि हमको इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है। इसलिए जो है ये कितना परसेंट बढ़ा है, 4 से 9% बढ़ा है। और अब क्या है, ग्रोइंग डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है एग्रीकल्चर लैंड के जो है उसको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, यूज़ करने के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ लैंड शुड बी एक्वायर्ड फॉर सच पर्पस, व्हाट इज द राइट कंपनसेशन फॉर सच एक्विजिशन। तो लैंड्स जो हैं, जो इसमें खेती बाड़ी हो रही है, उसको एक्वायर करने के लिए क्या कंपनसेशन होना चाहिए, राइट कंपनसेशन क्या मिलना चाहिए, मतलब मुआवजा क्या मिलना चाहिए। तो दिस क्वेश्चंस आर द मैटर ऑफ नेशनल डिबेट। इफ फर्टाइल मल्टी क्रॉप लैंड इज एक्वायर्ड, देयर इज बाउंड टू बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड कंट्रीज फूड सिक्योरिटी। तो ये बहुत बड़ा मैटर है डिबेट का, नेशनल डिबेट का, और ये बहुत मतलब इससे बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो उपजाऊ ज़मीन है, ठीक है, फर्टाइल लैंड, जो उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे 2 से 3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो इससे उस जगह पे अगर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है या अर्बन डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो जिसकी ज़मीन है उसको मुआवजा ये सब चीज़ तो मिल जाएगा, लेकिन जो फूड ग्रेन्स वहाँ पे उग रहे थे तो वो तो उसमें तो कमी आ जाएगी। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, और जो हमारी कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू एक्वायर ओनली लेस फर्टाइल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। हाउ मच कंपनसेशन शुड फार्मर्स बी पेड फॉर लैंड एक्वायर फ्रॉम देम। तो जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, उसके लिए ऐसे लैंड्स को चूज़ करना चाहिए जो कम फर्टाइल है, जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। और अगर वो लैंड को एक्वायर किया भी जा रहा है तो फार्मर्स जो हैं उनको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, कितनी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, तो ये भी एक मैटर है नेशनल डिबेट का। तो चेंजिंग लैंड यूज मेक्स एक्वायर्ड लैंड मेनी टाइम्स मोर expensive, but the farmers are compensated only on the basis of agricultural land prices. They do not benefit the enhanced value of land. अगर ये चेंजेस होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है,
तो ये एक मतलब बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत एक्सपेंसिव डील होती है। तो लेकिन फार्मर्स को जो है कंपनसेशन उस हिसाब से नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर जो लैंड है उनके प्राइसेस दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा नेशनल डिबेट का इशू है, वाद विवाद का इशू है कि जो वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है लैंड की, वो फार्मर्स को मिलनी चाहिए। उसके बाद हमको देखना है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? तो farmers often leave their less fertile land fallow so that land can recoup its fertility. The fallow land can be divided into two categories, current fallow and old fallow. तो ऐसे लैंड जो बहुत कम उपजाऊ हैं, इसलिए जो फार्मर्स उसको क्या कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि लैंड जो है अपने आप जो अपनी फर्टिलिटी है उसको रीगेन कर सके। तो फैलो लैंड भी दो तरीके के होते हैं, करंट फैलो और ओल्ड फैलो। तो करंट फैलो क्या होता है? लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर। तो ऐसे लैंड जिसको कल्टीवेट 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज यूजुअली डन सो दैट द सॉइल कैन एक्यूमुलेट ह्यूमस व्हिच इंप्रूव्स लैंड फर्टिलिटी। तो 1 साल के लिए कल्टीवेटेड उसको रख दिया जाता है, और इसलिए किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप इंप्रूव हो जाए। और ओल्ड फैलो लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है बहुत, मतलब 1 साल से ज़्यादा। इफ द ओल्ड फैलो लैंड इज नॉट ब्रॉट अंडर प्लॉ इट इज काउंटेड एज पैरेलल लैंड। और अगर वो जो ओल्ड फैलो लैंड है उसमें प्लॉ नहीं किया जाता, मतलब हल वगैरह नहीं चलाया जाता, उसको उसकी खुदाई नहीं कराई जाती, तो उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? बैरन लैंड, जिसमें खेती बाड़ी नहीं हो सकती। तो अबाउट 8% जो लैंड है वो क्या है? फैलो है। उसके बाद बैरन लैंड देखना है, तो दिस इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ लैंड। वन लैंड विथ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इंक्लूड्स रॉकी, हिली लैंड, रेवेंस एक्सेट्रा। तो ऐसे लैंड जिसमें बिल्कुल खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती, वो यूज का ही नहीं है, जैसे कि पथरीला जमीन है या हिल वाली लैंड है, पहाड़ के लैंड है, या फिर रेवेंस है, तो इसमें कुछ खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो इसको बेरन लैंड में काउंट किया जाता है। और the other land which that can be improved through soil and moisture conservation work for forestry and agriculture, this includes land that was earlier under agriculture now but now is barren। तो ऐसे लैंड जिसको, मतलब इस तरीके के लैंड को की फर्टिलिटी जो है हम धीरे से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क है फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर का, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में ऐसे लैंड्स आते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए कभी यूज होते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है? खाली है, बैरन है। तो दिस लैंड्स कैन बी डेवलप्ड टू मीट द इंडियाज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इस तरीके के लैंड्स को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हर किसी को घर चाहिए, उसके लिए हम अर्बन डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। तो बैरन लैंड जो है डिक्रीज हुआ है 21% से 10% लास्ट 60 ईयर्स में, और इन लैंड्स को इंक्रीजिंगली यूज किया जा रहा है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर और एफॉरेस्टेशन के लिए। अब पैस्टोरल लैंड क्या होता है? दिस इंक्लूड्स, तो इसमें और जो लैंड है जो परमानेंट पास्टर्स के लिए यूज होते हैं, जिसमें ऐसे लैंड्स होते हैं जिसमें घास होती है और उसको चराने के लिए यूज किया जाता है, ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये लैंड को कॉमनली यूज बाय पीपल, तो दे यूज टू ग्रेस, जो अपने जो लाइफ स्टॉक्स है उसको ग्रेस करने के लिए, और जो फ्यूल वुड है, छोटे छोटे लकड़ियों इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता है। तो एरिया जो है पास्टोरल लैंड में ये क्या है? इंक्रीज हुआ है 1950 से 71%, 1950 से 1971 में, बट डिक्रीज ओवर पास्ट 40 ईयर्स। तो इस ड्यूरेशन में क्या इंक्रीज हुआ, लेकिन लास्ट 40 ईयर्स में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये जो डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन हुआ पास्टोरल लैंड में, ये इफेक्ट करता है क्या? पुअर पीपल को, क्योंकि पुअर पीपल जो है, पुअरेस्ट पीपल जो है, उनके पास क्या होता है? लाइफ स्टॉक ही होते हैं जिसको वो रियर करते हैं, और एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो मेन रीजन फॉर डिक्लाइन इन पास्टोरल इज एनक्रोचमेंट बाय पावरफुल फार्मर्स एंड कन्वर्शन ऑफ सच लैंड इनटू अल्टरनेटिव यूज। तो जो पास्टोरल लैंड्स हैं, अगर वो खाली जो लैंड है उसको क्या के लिए यूज किया जाता है? उसको यूज करने की हम कोशिश करते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए। तो इसलिए जो पास्टोरल लैंड है वो क्या हो गया है? उनकी वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है लास्ट 40 ईयर्स में। उसके बाद हमको देखना है लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो लैंड एक्विजिशन है वो क्या होता है, उसके बारे में हमको देखना है। तो